बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हमने 11th बायो में चैप्टर 2 में न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम डीएनए के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम इन दो एसएलओस को कवर करेंगे जो कि न्यूक्लिक एसिड की सेकेंड टाइप आरएनए से रिलेटेड है। पहले एसएलओ में हमने आरएनए के जनरल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है और दूसरे एसएलओ के अकॉर्डिंग हमने डिस्टिंग्विश करना है किस बुनियाद पे, फंक्शन और रोल की बुनियाद पे। डिस्टिंग्विश किसे करना है? आरएनए की तीन टाइप्स को। तो आपने अगर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तभी आप उनके फंक्शन में डिफरेंशिएट कर सकोगे। तो हम इन दो एसएलओस को कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा न्यूक्लिक एसिड है। अब आरएनए जो है ये आपके पास राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यानी इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये भी आपके पास डीएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर ही है, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स में फर्क है। ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक फर्क आता है शुगर की बेस पे। डीएनए में आप देखते हो जहां आपके पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या है? ये 5 कार्बन शुगर होती है जिसके कार्बन नंबर 2 पे ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन रिमूव होता है, इसलिए आप इसे डीऑक्सी कहते हो। आरएनए में ना इसकी जगह राइबोस शुगर होती है, ये भी 5 कार्बन शुगर ही है। फर्क सिर्फ ये है कि इसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो पहला बेसिक डिफरेंस आपके पास डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में ये आ गया। सेकंड, आप देखते हो कि आपके पास डीएनए में ना जहां किसी एक न्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 1 के साथ थायमीन अटैच होती है, वहीं आप देखते हो कि आपके पास आरएनए की राइबोस शुगर में कार्बन नंबर 1 के साथ यूरेसिल होती है। तो एक आता है नाइट्रोजनस बेस का फर्क और दूसरा आता है शुगर का फर्क। इसी वजह से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हम राइबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये भी आपके पास डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की तरह 4 ही होते हैं, क्योंकि आपके पास असल चीज जो इन्हें डिफरेंशिएट कर रही है वो नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंट होना है। अगर तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है तो आप उस न्यूक्लियोटाइड को कह रहे हो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो, हमने डी की टर्म यूज नहीं की यहां पे। इसी तरह आपके पास ग्वेनोसिन है, इसी तरह आपके पास साइटिडीन मोनोफॉस्फेट है, और फोर्थ जो कि आरएनए में ही होगी, डीएनए में नहीं है, वो आपके पास न्यूक्लियोटाइड की टाइप है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक हो गया। अगेन, जब भी आपके पास दो न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहे हैं, चाहे डीएनए के हैं या आरएनए के हैं, इनमें जो बॉन्ड बनेगा ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं कि आपके पास कैसे बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है, अगर मैं आपको सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करूं, लेट्स से ये न्यूक्लियोटाइड है, इसकी जो राइबोस शुगर है ना, उसके कार्बन नंबर 3 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये रिएक्ट कर रहा होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पे अटैच फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो जब भी आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सिल और दूसरे का फॉस्फेट ग्रुप रिएक्ट करते हैं तो वो दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में बॉन्ड कर देते हैं, और जो बॉन्ड वहां बन रहा होता है उसे आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हो, क्योंकि आपके पास ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के साथ एस्टर बॉन्ड बना रहा होता है। क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप अटैच है इसलिए आप इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का नाम देते हो। एक और बेसिक फर्क, ओवरऑल जब आपके पास आरएनए बन गया, अब जब आप इसे डीएनए से कंपेयर कर रहे हो ना स्ट्रक्चर को, तो आप देखते हो डीएनए जहां डबल स्ट्रैंडेड था, आरएनए आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स एक लीनियर सीक्वेंस के अंदर अरेंज किए हुए हैं। ठीक, आपके पास ये राइबोस फॉस्फेट बैकबोन है जो कि मेन स्ट्रैंड बना रही है, जिसमें आप देख रहे हो या तो फॉस्फेट है या फिर शुगर है जो बार बार रिपीट हो रही है। और जबकि डीएनए की तरह यहां भी क्या हो रहा है, इसके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये बैकबोन का हिस्सा नहीं है, ये स्ट्रैंड से बाहर की तरफ हंग किए हुए हैं, लटके हुए हैं। ठीक, और इनमें 4 डिफरेंट तरह की नाइट्रोजनस
बेसिस हैं जो 4 डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बना रही हैं। अब बाज़ औक़ात हम जब डीएनए को, आरएनए को सेल में स्टडी कर रहे होते हैं ना रियल लाइफ, तो हमें वहां पे वो सिंगल स्ट्रैंडेड की बजाय कुछ जगहों पे वो डबल स्ट्रैंडेड भी नजर आता है। अब ये प्रॉपर्टी तो हमने नहीं पढ़ी होती, हम तो कहते हैं कि जहां आपको डबल स्ट्रैंडेड रीजन मिल रहा है, स्ट्रक्चर मिल रहा है, वो तो डीएनए होना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है कि आरएनए में कुछ जगहों पे आपको क्वाइलिंग इस तरह नजर आती है कि वहां पे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है। होता क्या है कि आपके पास आरएनए के अंदर ही वो जो एक स्ट्रैंड है ना, उसी के अंदर बाजुका क्या होता है, जो कंप्लीमेंट्री बेसिस होती है ना, एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। जब ये कंप्लीमेंट्री बेसिस एक दूसरे के करीब आती हैं, ऑब्वियसली बात है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनने ही बनने हैं। तो जब भी आप देखो गवानीन के सामने साइटोसिन विद इन आरएनए आ जाएगी, आप देखोगे वहां बॉन्ड बन जाएगा। ये जब बॉन्ड बनेगा तो ये बाकी की नाइट्रोजनस बेसिस को भी तो एक दूसरे के करीब कर देगा। इस वजह से आप देखते हो कि आरएनए के कुछ रीजन्स में हमें डबल स्ट्रैंडेड रीजन भी मिल रहा होता है। उसकी वजह असल में यह होती है, अदरवाइज आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ही है। ये जो रीजन्स होते हैं जहां पे कंप्लीमेंट्री बेसिस आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रही होती हैं, इन्हें हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रीजन्स का नाम देते हैं, सिर्फ उतने हिस्से को ही। और हर आरएनए का मॉलिक्यूल, इसके आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं। अब जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जब ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर अरेंज होते हैं तो ये आरएनए के अंदर वैरायटी लाते हैं। इसी बेस पे आप देखते हो कि आरएनए की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से हम 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स जो हैं उन्हें स्टडी करते हैं। ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस आरएनए के अंदर वैरायटी लाता है, इसी वजह से हम देखते हैं हर आरएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन दूसरे से मुख्तलिफ होता है। करते क्या है, ये जो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट आरएनए की टाइप्स हम पढ़ने लगे हैं, इन्होंने ना मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करवानी होती है। मशीनरी कौन सी है? राइबोसोम। लेकिन मैसेज कौन लेकर आ रहा है? वो है आरएनए। ठीक है, ये आरएनए जो है ये राइबोसोम पे इकट्ठे होंगे और वहां पे प्रोटीन बनाने में अपना रोल प्ले करेंगे। ये 3 टाइप्स, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, इन्हीं को हम 1 बाय 1 स्टडी करने लगे। हम आते हैं पहले एनिमेशन की तरफ, जहां हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर एनिमेशन से स्टडी किया था, वहीं हम आरएनए को भी देखते हैं। ये ही आपके पास आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में मौजूद राइबोस शुगर, जिसका रिंग आपके पास बड़ा नुमाया इस वक्त सेंटर में नजर आ रहा है। रिंग का एक कॉर्नर ऑक्सीजन के पास है, बाकी 4 कॉर्नर कार्बन के पास है, और ये 5वां कार्बन शुगर का रिंग से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है अगर वो 5वां है तो आपने काउंटिंग यहां से करनी है, और ये आपके पास सेकंड कार्बन है, और इस सेकंड कार्बन के साथ आप देखो आपको वाज़ेह नजर आ रहा है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये आपकी राइबोस शुगर है। दूसरा आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है, ये भी ऑब्वियस है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक तरफ उसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। ठीक है ना, उसने बकायदा यहां लाइन में डिस्टिंग्विश भी किया हुआ है। ये आपके पास वो 4 बेसिस हैं जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में। पहली या आगे वाली 3 सेम है, एडेनिन, गवानीन, आपके पास प्यूरीन है जो कि लार्जर बेसिस है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डबल रिंग है। और साइटोसिन और यूरासिल आपके पास पायरिमिडीन, स्मॉल बेसिस है। क्यों? इनके अंदर सिंगल रिंग होते हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस अगर आप देख लो तो आपको यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप में फर्क नजर आ रहा है, यूरासिल और साइटोसिन का। अब ये आपके पास इनके 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं, सभी के अंदर शुगर सेम है, राइबोस शुगर, सभी में फॉस्फेट ग्रुप भी सेम है। चारों न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज उन्हें मुख्तलिफ कर रही है कि किस तरह की नाइट्रोजनस बेस अटैच है। हमने बड़ा डिटेल इसको स्टडी किया हुआ है। लेट्स से अगर हम यूरिडिन मोनोफॉस्फेट को देख लें जो कि डीएनए की खासियत है, तो ये आपके पास सेंटर में राइबोस शुगर है। इस राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ ये एक रिंग लगा हुआ है जो कि असल में यूरासिल है, और इसके कार्बन नंबर 5 के साथ जो रिंग से बाहर है, यहां पे आपको मिल रहा है फॉस्फेट ग्रुप। ये आपके पास अब मैसेंजर आरएनए जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है? डीएनए से। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड थे,
जब आरएनए ने बनना होता है ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब दो स्ट्रैंड अलग होते हैं ना, तो आपके पास इनमें से एक स्ट्रैंड होता है जिसके साथ आरएनए बनता है। अब दूसरे के साथ क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हमें पता है कि आरएनए जो भी है, मैसेंजर है, ट्रांसफर है, राइबोसोमल है, ये असल में सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो आरएनए का तो एक ही स्ट्रैंड बनना है, तो आपके पास फिर डीएनए के दो स्ट्रैंड इकट्ठे यूज नहीं होंगे। एक यूज हो रहा होगा, दूसरा यूज नहीं हो रहा होगा। देखो उसको कह रहे हैं साइलेंट स्ट्रैंड, ठीक है, इसे आप नॉन कोडिंग भी बोलते हो, बल्कि कोडिंग बोलते हो, इसको कहते हैं नॉन कोडिंग सेंस स्ट्रैंड। आपके पास इसके सामने फिर आप देखते हो आरएनए का नया मॉलिक्यूल बन रहा होता है। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे, इसे पढ़ते हैं। ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, अगर तो ये अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो आप इस आरएनए को फिर मैसेंजर आरएनए बोलोगे, क्योंकि इसके पास प्रोटीन बनाने वाला मैसेज है। सिंगल स्ट्रैंडेड है, ऑब्वियस बात है। नंबर ऑफ लेंथ वेरी करती है, किस बेस पे? कि इसके अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की तादाद क्या है। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड की तादाद कितनी होनी चाहिए कि आरएनए की लेंथ डिटरमिन की जा सके? यह डिपेंड करता है कि डीएनए के किस जीन से ये आरएनए बने। ठीक है ना, हम ये बात पढ़ चुके हुए हैं। डीएनए है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है, ये आपका हेरिडिटरी मटेरियल है। इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है आरएनए के पास, और आरएनए आता है फिर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के पास, और वहां पे फिर राइबोसोम आरएनए का मैसेज पढ़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। ये जो आरएनए राइबोसोम के पास मैसेज लेके आ रहे हैं ना, ये असल में मैसेंजर आरएनए है। और मैसेंजर आरएनए डीएनए के जिस फ्रेगमेंट, जिस स्ट्रक्चर से बन रहा है, वो असल में एक जीन होती है। जीन क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस होता है जो आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना के दे सकता है। ठीक है, तो इस फ्रेगमेंट से, जिसे आप जीन कह रहे हो, इससे असल में मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए का साइज क्या होगा? डिपेंड करता है जीन का साइज कितना है। जीन बड़ी, मैसेंजर आरएनए भी बड़ा। जीन छोटी, मैसेंजर आरएनए भी छोटा। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन का साइज भी फिर वेरी कर रहा है। तो इसलिए आप कह देते हो कि वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनने जा रही है ना, जिसका मैसेज है आरएनए पे, ये और जिस जीन से मैसेंजर आरएनए बने, ये देखो ये बीच में सैंडविच हो गया। जिस जीन से बन रहा है और जिस प्रोटीन को बनाएगा राइबोसोम के पास, उस पर डिपेंड करता है मैसेंजर आरएनए का साइज। इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो हमारे पास अल्टीमेटली प्रोटीन बनेगी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। ये जो डीएनए से आरएनए बनना है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आप देखते हो कि मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल असल में न्यूक्लियस में बन रहा होता है। क्यों न्यूक्लियस में बन रहा होता है? क्योंकि डीएनए वहां पड़ा हुआ है जिससे इसकी कॉपी बननी है। अब डीएनए के पास होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन फिर ट्रांसफर की जाती है इस मैसेंजर आरएनए को। इसलिए आप कहते हो कि ये मैसेज लेकर जा रहा है, ये मैसेंजर आरएनए है। कहां जाता है? न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में, जहां पे राइबोसोम पड़े हैं। ये जो मैसेंजर आरएनए है, अब इसके पास है इंफॉर्मेशन किसकी? प्रोटीन बनाने की। वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर कोड कैसे की गई है? अगर हम कहें कि आपके पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये एक लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को हमने कोड कैसे करना है, पढ़ना कैसे है? क्योंकि आप जब मैसेंजर आरएनए को देख रहे हो तो उसमें क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड है यही असल में कोड है, मैसेज है। लेकिन ये कोड तब बनता है जब आपके पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके काम करते हैं। तो वो जो मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स मैसेज लेकर जा रहे हैं, इसे आप 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के पढ़ते हो। वो जो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं और उससे एक मैसेज बनता है, इन 3 न्यूक्लियोटाइड को आप कोडोन कहते हो। आप बारी बारी 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिलकर पढ़ते हो, यानी कोडोन को पढ़ते हो, और उस कोडोन से जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है उसकी मदद से आप अमाइनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बनाते हो। ये मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन बता दी है। हमने ये सारा डिटेल से पढ़ने आगे चैप्टर 14 के अंदर। ठीक है, अभी हम बेसिस बना रहे हैं अपनी। कहते हैं ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, जिसे आप कोडोन कह रहे हो, ये आगे से जो प्रोटीन बन रही होती है ना, उसमें एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर या सीक्वेंस डिटरमिन करते हैं। आसान अल्फाज में, ये आपके पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद है। आप राइबोसोम से बना रहे हो प्रोटीन। अब प्रोटीन के अंदर क्या हो रहा है? असल में तो अमाइनो एसिड आके अटैच हो रहे हैं ना।
कौन सा अमाइनो एसिड आएगा? जब इन तीनों को मिला के पढ़ा जाता है ना, तो इससे हमारे पास एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन आती है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखते हो कि वो जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है ना, उसके साथ एक नया अमाइनो एसिड आके अटैच कर दिया जाता है। ये नया अमाइनो एसिड कौन सा होना चाहिए? वो इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को पढ़ने से हमें पता लगा, जिसे आपने कोडोन कहा है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स यानी एक कोडोन बनने वाली प्रोटीन में जो एक अमाइनो एसिड आ रहा है, उसको डिसाइड करते हैं कि ये अमाइनो एसिड कौन सा होना चाहिए। ठीक है, जब आप अमाइनो एसिड को डिसाइड कर रहे हो तो इसका मतलब है आप उसका सीक्वेंस भी डिसाइड कर रहे हो, और सीक्वेंस डिसाइड करने का मतलब है आप असल में प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये डिसाइड कर रहे हो। इसीलिए आप कहते हो डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और वो इस तरह से आरएनए के थ्रू से आगे राइबोसोम्स तक लेकर जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोटीन बन रही होती है, इस तरह से हम देखते हैं आरएनए अपना रोल प्ले करता है उसमें मौजूद अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करने में, क्योंकि सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। एक अमाइनो एसिड भी हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन में, जब अपने सीक्वेंस से डिस्टर्ब हुआ, हटा, तो वो एब्नॉर्मल प्रोटीन बन गई थी, और अगर सो सीवियर केस हो जाए तो उसमें डेथ के भी चांस है। ओवरऑल सेल के अंदर जितना भी आरएनए होता है ना, उसको आप देखते हो 3 to 4% मैसेंजर आरएनए होता है। अब थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगता? इतना इंपॉर्टेंट आरएनए है कि ये वो मैसेज लेकर आ रहे हैं, लेकिन तादाद में उतना ही कम है। अभी आप अगले 2 पढ़ोगे, आपको पता लगेगा ये सबसे कम है। तो ऐसा क्यों है? कॉमन सेंस एक क्वेश्चन रेज करती है। इसकी वजह यह है कि जब वो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन गई, मैसेज को डी कोड कर लिया, अब उसका कोई काम नहीं है, इसलिए फिर आप देखते हो उसको फिनिश कर दिया जाता है, ताकि सेल गैर जरूरी तौर पे उससे प्रोटीन न बनाता रहे। ये देखें, ये आपके पास एक डिटेल समरी दी गई है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से बना आरएनए, हम आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, अभी हमें इन डिटेल में नहीं जाना। वो जो आरएनए भी बनता है वो फाइनल नहीं होता, उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। जब चेंजेस कर ली जाती हैं, फिर ये आरएनए आता है साइटोप्लाज्म में, जहां इससे क्या होते हैं? प्रोटीन बनती है। सेकंड हमारे पास टाइप है आरएनए की राइबोसोमल आरएनए। जरा नाम पे गौर करो, हमें यही बहुत कुछ बता देते हैं। वो जो फैक्ट्री है प्रोटीन बनाने की, जिसे आप राइबोसोम कहते हो, वो भी तो एक स्ट्रक्चर ही है ना, वो भी तो किसी चीज से मिलकर बने। तो जब आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको पता लगता है उसमें 2 बेसिक कंपोनेंट है। एक होता है उसमें राइबोसोमल आरएनए, यानी कि राइबोसोम भी अगर बेसिकली देखा जाए तो आरएनए के बने हैं। हां, आरएनए अकेला नहीं है, जितना आरएनए है उतनी ही क्वांटिटी में, ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स भी होती हैं। तो आप बेसिकली कह देते हो कि तकरीबन 50% राइबोसोमल आरएनए, 50% प्रोटीन्स, ये मिलके राइबोसोम बनाती हैं। तो राइबोसोमल आरएनए आपके पास राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, आगे से राइबोसोम हम देखते हैं, उसमें 2 यूनिट्स होते हैं। तो कहते हैं आपके पास दोनों यूनिट्स के अंदर राइबोसोमल आरएनए होते हैं। ठीक है, और हम आगे पढ़ेंगे और वहां आप देखोगे कि हर यूनिट की अपनी सिग्निफिकेंस है। इसका मतलब है कि दोनों यूनिट्स में जो राइबोसोमल आरएनए है उसकी भी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। कहां पे बनता है? कहते हैं कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल रीजन होता है, जो हमने पढ़ा था डार्क न्यूक्लियोलस, वहां बन रहा होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस होता है असल में इसके पास डीएनए का वो हिस्सा होता है, यानी कि ऐसी जीन्स होती हैं जिससे राइबोसोमल आरएनए बनाया जाता है। ये जो राइबोसोमल आरएनए है, फिर ये आगे से बहुत सी प्रोटीन्स के साथ मिलता है। जब प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिल जाते हैं तो आप देखते हो आपके पास राइबोसोम बन जाते हैं। है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ही, लेकिन बनने के बाद आप देखते हो इसको एक 3D स्ट्रक्चर की शक्ल में आना पड़ता है, तभी ये अपने फंक्शनल होके अपना रोल प्ले करता है। इसका काम क्या होता है? ये जो राइबोसोमल आरएनए है, जब राइबोसोम पे अमाइनो एसिड्स मिल रहे होंगे और उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होगा, असल में राइबोसोम के अंदर ये जो राइबोसोमल आरएनए है, ये अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड को कैटालाइज करते हैं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है, अगर आप राइबोसोम में से राइबोसोमल आरएनए निकाल दो तो उसमें प्रोटीन बनाने की सलाहियत खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन तब बनती है जब 2 अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और वो कौन कैटालाइज करता है? राइबोसोम में मौजूद राइबोसोमल
आरएनए। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है और इसी वजह से देखो इसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। कितना होता है पूरे सेल के आरएनए का? 80% है। ठीक है, सिंपल सी आपके पास डायग्राम है, हमने इतनी निटी-ग्रिटीज में नहीं जाना। ये वो डार्क रीजन है न्यूक्लियोलस विद इन न्यूक्लियस, जो आपके पास राइबोसोमल आरएनए बना रहा है। और ये डॉटेड स्मॉल आपके पास प्रोटीन्स हैं जिनके साथ ये राइबोसोमल आरएनए मिलता है और एक 3D स्ट्रक्चर में आके राइबोसोम का हिस्सा बन जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। क्या? अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ट्रांसफर आरएनए। नाम बता रहा है इसने कुछ ट्रांसफर करना है। अब वो क्या चीज है? एक ही चीज रह गई है, एक मैसेज लेके आ रहे हैं, एक का काम अमीनो एसिड में बॉन्ड बनाना है। तो ये क्या ट्रांसफर करेगा? ये असल में उन अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करेगा जिनमें बॉन्ड बनने जा रहे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट है तीनों में, आप देखते हो सबसे छोटे साइज का है। काम बेसिक्स है कि अमीनो एसिड को उठा के लाते जाने, तो फिर इतनी कंप्लेक्सिटी चाहिए भी नहीं, इतनी ज्यादा लेंथ चाहिए भी नहीं। जनरली हम देखते हैं कि आपके पास 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। टोटल आरएनए का ना सेल में 20% ये होता है और उसकी भी वजह है, ये भी आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड ही है जी, लेकिन ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है ये आपके पास सिंपल लीनियर शेप में नहीं होता। आप देखते हो कि ये अपने ही स्ट्रक्चर पे फोल्ड बैक करता है और फोल्ड बैक करके फिर आप देखते हो इसमें कुछ ऐसे रीजन्स बन जाते हैं जहां पे कंप्लीमेंट्री बेसिस, यानी कि इसी के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्ड बना के वहां पे लूप्स बना लेते हैं, डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स बना लेते हैं। असल में ये कहना चाह रहे हैं, अभी हम देखेंगे। वो जो इसकी एक स्पेसिफिक शेप बनती है ना, हमने उसे स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है क्लवर लीफ शेप। इसको आपने सर्च करना है, क्लवर लीफ की शेप क्या होती है, आपको आइडिया हो जाएगा। कहता है हर ट्रांसफर आरएनए, जितने भी ट्रांसफर आरएनए, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो ना, इनका जो 3 प्राइम एंड होता है ट्रांसफर आरएनए, क्या चीज है? न्यूक्लिक एसिड है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड के 2 एंड्स हैं। एक वो एंड है जहां पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, जिसे आप 5 प्राइम बोलते हो, और दूसरा वो एंड है जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, उसे आप 3 प्राइम एंड बोलते हो। तो कहते हैं जो 3 प्राइम एंड होता है ना हर ट्रांसफर आरएनए का, वहां आपको हमेशा ये सीक्वेंस मिलेगा, CCA। 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जिनमें ये नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होंगी। ये जो 3 प्राइम एंड है, इस पे मौजूद CCA सीक्वेंस, ये वो जगह है जहां पे ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड आके अटैच होते हैं। तो हर ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड अटैच होता है। इसलिए आप कहते हो कि अमाइनो एसिड जो हैं उन्हें राइबोसोम्स तक लेकर आना ट्रांसफर आरएनए की जिम्मे है। क्योंकि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर रहे हैं, तभी हमने इसका नाम ट्रांसफर आरएनए रखा। अभी हम स्ट्रक्चर में सारा कुछ देखेंगे। कहते हैं ये जो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ 3 प्राइम एंड पे इस सीक्वेंस पे अटैच होता है, इसे एक एंजाइम कैटालाइज करता है जिसे हम एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज कहते हैं। ठीक है, इसने उसको रिएक्शन करवाना है। जब आप ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको पता लगता है इसमें वो 3 लूप्स बन चुके होते हैं जहां इसकी कंप्लीमेंट्री बेसिस एक दूसरे के साथ ही रिएक्ट कर रही होती हैं। ये जो 3 लूप्स है ना, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और वो कैसे? एक लूप को आप कहते हो एंटी कोडॉन लूप। जरा गौर से नाम देखो, एंटी कोडॉन। कोडॉन कहां था? मैसेंजर आरएनए पे। तो इसका मतलब है वो जो मैसेंजर आरएनए पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोडॉन था ना, उसके कंप्लीमेंट्री एक और कोडॉन है जो कि ट्रांसफर आरएनए के पास है। लेकिन चूंकि ये कोडॉन का एंटी ऑपोजिट है, कंप्लीमेंट्री है, आपने इसको एंटी कोडॉन कह दिया। तो आरएनए, ट्रांसफर आरएनए का वो लूप जहां पे ये एंटी कोडॉन है, उसे आप फिर एंटी कोडॉन लूप कह देते हो। है तो कोडॉन ही ना, बस एंटी है। मैसेंजर आरएनए वाले कोडॉन के ऑपोजिट है, तो आपने इसे एंटी कोडॉन का। ये भी 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना हुआ है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए वाले कोडॉन के साथ ये कंप्लीमेंट करता है, वहां जाके बाइंड करता है। जो नई पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है राइबोसोम पर, उसमें नया अमाइनो एसिड कौन सा होगा, वो इस लूप ने डिसाइड करना है। क्योंकि जब आप मैसेंजर आरएनए पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड पढ़ते हो और आपको पता लगता है यहां पे यही अमाइनो एसिड आना चाहिए, वो तभी मुमकिन होता है जब उस अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए लेकर आए। और ट्रांसफर आरएनए ने मैसेंजर आरएनए के साथ इस कोडॉन की मदद से अटैच होना है। तो ये कोडॉन ट्रांसफर आरएनए को जब अटैच करेगा मैसेंजर आरएनए के साथ, तभी मुमकिन होगा
के वो नया अमाइनो एसिड राइबोसोम को देगा और फिर वहां पे उस नए अमाइनो एसिड को प्रोटीन के साथ जो बनने वाली पॉलीपेप्टाइड है उसके साथ अटैच किया जाएगा। दूसरा लूप आप देखते हो इसमें डी लूप होता है। डी लूप जो है वो जो एंजाइम था जो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड कर रहा था, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये असल में ट्रांसफर आरएनए को इस एंजाइम के साथ बाइंड करता है, तभी आके वो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करता है। थर्ड आपके पास है टी लूप। टी लूप जो है ये असल में जब राइबोसोम पे प्रोटीन बन रही है तो आप देखोगे एक स्पेसिफिक जगह होगी जहां ट्रांसफर आरएनए आके बाइंड करेगा। ये सारी चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूं लेकिन आपने डिटेल पढ़ना है और वहां आप रिलेट करोगे। वो जो स्पेसिफिक जगह है जहां ट्रांसफर आरएनए ने आके बाइंड करना है राइबोसोम पे, उसको वहां पे अटैच करवाता है टी लूप। ये लें जी, ये आपके पास डिटेल स्ट्रक्चर है जिससे मैं आप सारा समराइज करूंगा। अभी हमारे पास टाइम कम है, मैं सिर्फ डायग्राम को समराइज करूंगा, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको फिर इसकी एनिमेशंस भी दिखाऊंगा जिसको अभी हमने स्टार्ट में देख के पेंडिंग कर दिया है। जरा इस स्ट्रक्चर को आपने गौर से देखना है। ये सारा जो है ना, ये देखो, ये इसका है 5 प्राइम एंड और ये है 3 प्राइम एंड। तो इसका मतलब है ये एक ही चेन है क्योंकि इसमें एक ही 3 एंड है और एक ही 5 एंड है। लेकिन वो जो एक ही चेन है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें बास जगहों पे आप देखते हो कि जो कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आके अटैच होती हैं जिसकी वजह से लूप बन जाते हैं। और 3 मेजर लूप आपको यहां नजर आते हैं जिनमें से एक है एंटीकोडोन लूप, एक है डी लूप, एक है टी लूप। अब जो 3 प्राइम एंड है, अभी याद करो मैंने आपको बताया कि उसके जो लास्ट 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो, इसको अगर हम जूम करके देखें, CCA होते हैं। ये जो 3 प्राइम एंड पे CCA न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये वो जगह है जहां पे अमाइनो एसिड आके अटैच होता है। इस अमाइनो एसिड को यहां पे कौन सा एंजाइम अटैच करवा रहे हैं? अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये पड़ा हुआ है राइबोसोम पे और इसके ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये देखो UUG, UUC। इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के आप कह रहे हो कोडोन। ये डिसाइड करेंगे कि अगला अमाइनो एसिड कौन सा होना चाहिए। लेकिन उस अमाइनो एसिड को कौन लाएगा? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ कैसे अटैच होगा? एंटीकोडोन की मदद से। एंटीकोडोन जो है कहां है? एंटीकोडोन लूप पे है और एंटीकोडोन कोडोन का कंप्लीमेंट्री है। ये देखो, अगर कोडोन के पास U है तो एंटीकोडोन में A है। हमें पता है ना, एडेनिन हमेशा थायमिन या यूरेसिल के साथ ही मिलती है आरएनए के केस में। इसी तरह आगे भी U के कंप्लीमेंट्री A है और जहां कोडोन में C आ रहा है वहां एंटीकोडोन में आपके पास G आ रहा है। तो ये वो एंटीकोडोन है जो ट्रांसफर आरएनए को मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एक लूप जो है वो राइबोसोम के साथ उसको फिक्स करवा रहा है और दूसरा इस अमाइनो एसिड के साथ जो एंजाइम आके यहां अमाइनो एसिड को अटैच करवाता है उसको अटैच करवा रहे हैं। ठीक, तो आपके पास एक बेसिक जनरल आइडिया होना चाहिए। ये चीजें आपको एफएससी के साथ साथ एमडी कैट में बहुत हेल्प आउट करेंगी। आपके पास लेक्चर की पीपीटी, वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है। आपने इसको सारा रीड करके क्वेश्चन बैंक वर्कशीट पे प्रैक्टिस करनी है ताकि कल जब हम पढ़े तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।